हेलो एवरीवन, आज है 26 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। देखिए 234 रुपए का शेयर है और जहां पिछले एक महीने में बाजार ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम गेन किया है, वहां यहां पर भी एक मोमेंटम बना ज़रूर था। 250 पे गया लेकिन उसके बाद देखा जाए तो लगातार गिर रहा है, जबकि बाजार में तेज़ी है। ये जो गिरावट वाला माहौल था ना, तब भी बाजार में तेज़ी थी, लेकिन यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। इवन आज भी बाजार में अच्छी रफ्तार है और यहां पर गिरावट देखने को मिली है। बात करेंगे इस कंपनी के बारे में कि भाई साहब सपोर्ट कहां पर है और क्या खेल यहां पर कल को प्रमोटर खेल सकते हैं। देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पहली चीज़ तो है कि भाई साहब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ये कंपनी है और मुकेश अंबानी की कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, और इनके जो बिजनेसेस है वो अभी सेटअप हो रहे हैं। तो अगर आप इसका पी रेशो देखोगे तो वो आपको 4000 5000 के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि किसी के गले से नीचे उतरने वाला नहीं। लेकिन लोग इसको इतना प्रीमियम वैल्यूशन जो है वो इनके फ्यूचर बिजनेसेस को ध्यान में रख के दे रहे हैं, क्योंकि पी रेशो मतलब क्या होता है भाई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो सिंपल सी बात है, अभी अर्निंग्स उतनी है नहीं इनकी, लेकिन बहुत जल्दी जैसे जैसे इनके बिजनेसेस सेटअप होके काम करना शुरू करेंगे, डेफिनेटली एक बड़ा शूटअप वहाँ पर भी देखने को मिलेगा और तब चीज़ें एडजस्ट भी होगी। और जहाँ तक अभी बात करें तो देखो, इसकी जो लिस्टिंग हुई, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ही ये पार्ट था और जिसके पास रिलायंस के शेयर्स थे उन सबको इसके भी शेयर्स मिले। एक्सपेक्टेड था कि 300 रुपये के आसपास लिस्टिंग होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 260 के आसपास हुआ और लिस्टिंग होते ही लगातार गिरा, 200 के करीब पहुंचा, तेजी आ गई, वापस गिरता रहा, 200 के करीब पहुंचा, तेजी आ गई, वापस अभी गिर रहा है। देखो जब भी ये शेयर जो है वो 200 से 210 की रेंज में गया है या 200 से 220 की रेंज में गया है, एक बाइंग आई है और ज़्यादातर जो बाइंग है वो प्रमोटर्स की तरफ से आई है। अब तक लिस्टिंग से लेकर अब तक, अगर मैं अगस्त से लेकर अब तक बात करूं, तो प्रमोटर यहां पर 8 से 9 करोड़ शेयर्स खरीद चुके हैं एडिशनली। और आगे भी मुझे लगता है कि अगर यहां पर जब जब थोड़ी बहुत गिरावट बनेगी, अगर मान लीजिए कि 234 का ये शेयर है, अगर गिरकर ये 200 से 210 की रेंज में जाएगा, प्रमोटर वापस आएंगे, मतलब रिलायंस जो है वो वापस थोड़ी बहुत क्वांटिटी 1 करोड़ 2 करोड़ शेयर खरीदारी करने लग जाएंगे वो यहाँ पर, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो यही है कि एटलीस्ट 3-4 महीने तक इनके शेयर्स में और स्टेबिलिटी बनी रहे। क्योंकि देखो इन्होंने जो बिजनेस नए नए सेटअप करे, अभी जो दिसंबर के नंबर्स आएंगे वो ठीक ठाक होंगे, एवरेज होंगे, लेकिन फिर भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले बेहतर होंगे। मार्च के जो नंबर आएंगे वो और ज़्यादा बेहतर होंगे, जून के नंबर होंगे वो और ज़्यादा बेहतर होंगे। तो ये जानते हैं ये लोग, ठीक है। उनको अभी रिसेंट एक स्टेबिलिटी चाहिए अपने बिजनेसेस में, जब तक वो अपने बिजनेसेस को लॉन्च नहीं कर देते और अच्छे से वहाँ से बहुत बड़ा रेवेन्यू स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक एक स्टेबिलिटी चाहिए और उसके लिए ये अपने शेयर्स खरीदते रहेंगे जब भी गिरावट आएगी। दूसरी बड़ी बात, हमने यहाँ पर जियो फाइनेंशियल की अगर मैं बात करूँ तो भैया एनबीएफसी सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और अब तक हमने देखा कि अलग अलग इंडाइसिस से इनके हटने की खबर सुनी। मुझे लगता है कि शायद फरवरी मार्च वो टाइम होगा जब कुछ कुछ इंडाइसिस में इनकी एंट्री की खबर सुनेंगे, और जब एंट्री की खबर आती है मतलब सिंपल सी बात है, पॉजिटिव खबरें भागना शुरू करता है और जब एंट्री मिल जाती है तो एक पैसिव इन्फ्लो शुरू हो जाता है। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें आज, तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते यहाँ पर नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी के बारे में देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग कह रहे खरीदारी करो, 25% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। कंपनी में अगर आप देखोगे तो नंबर्स आपको उतने अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि भाई साहब बिजनेस उतना बड़ा था ही नहीं अब तक इनका। और जहां तक आप पी वगैरह की बात करें तो भाई साहब बहुत हाई पी के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। इसका जो पी रेशियो है वो वाकई में काफ़ी हाई है, 4800 के करीब का है जियो फाइनेंशियल्स का, जबकि बजाज फाइनेंस 39 के करीब का है। तो जाहिर सी बात है ये महंगा तो है। और इवन अगर आप इनके प्रॉफिट्स वगैरह देखोगे तो ठीक है, लेकिन जनरली जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है वो काफ़ी कम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो काफ़ी कम है। जनरली जो आपको इतने बड़े नंबर्स देखने को मिल रहे हैं वो यही वजह है कि रिलायंस से एक बहुत बड़ा डिविडेंड इनको मिलता है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में जियो का भी एक हिस्सा ज़रूर है, तो डिविडेंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनको मिलता है, जो भाई साहब इनके बैलेंस शीट में आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग की, तो जो प्रमोटर है जब आई थी ये
तो 45.80% की होल्डिंग थी। सितंबर तक 46.77 रही और अभी रिसेंटली 48-49 के करीब की होल्डिंग है इनकी। तो लगातार प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं और अगर दोबारा से ये 200 से 210 के करीब जाएगा, वापस से प्रमोटर खरीदारी करना शुरू करेंगे। 1 करोड़ शेयर्स वापस से शायद खरीद सकते हैं, क्योंकि पहले भी ये कर चुके हैं इस तरीके से। जहां तक म्यूचुअल फंड्स की बात करें, 4.71% की होल्डिंग है उनके पास, 9.03% डोमेस्टिक के पास। और देखा जाए तो सबने बिकवाली करी थी। डोमेस्टिक की 10.05% से भैया घट के 9.03 पर आ गए। म्यूचुअल फंड 6.27 से घटकर 4.71 पर आ गए। एफआईएल्स बहुत बड़ी क्वांटिटी बेच रहे थे, 26.44 से 21.58 पर आए हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो क्वांटिटी खरीदारी हुई है वो अदर पार्टीज और रिटेल की तरफ से ज़्यादा हुई है और 17.91% की होल्डिंग है यहाँ पर उनके पास। देखिए ओवरऑल अगर मैं जियो की बात करूँ तो डेफिनेटली अगर आप इसको प्रीवियस जो प्रेजेंट सिनारियो से अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा महंगा लगेगा। लेकिन अगर आप इनके फ्यूचर बिजनेस को ध्यान में रख के अगर इसको एनालाइज करोगे तो पता चला कि भाई साहब कंपनी का फ्यूचर तो है डेफिनेटली। देखो असेट मैनेजमेंट का जो बिजनेस है उसके लिए इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ पार्टनर करा हुआ है। वहाँ से भी डेफिनेटली आने वाले टाइम में इस बिजनेस को भी बहुत बड़ी ग्रोथ मिलने के चांसेस है। टाइम लगेगा लेकिन चांस है। दूसरा इंश्योरेंस का बिजनेस, और भाई साहब इंश्योरेंस की मैं बात करूँ तो अभी धीरे धीरे ये लोग शुरू ही कर रहे हैं। इंश्योरेंस का जो बिजनेस है उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको अभी नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो इनके पास डेटा बेस तो काफ़ी तगड़ा है। जियो की खुद की इतना सारा यूज़र बेस है जिसको वो आने वाले टाइम में पेनिट्रेट कर सकते हैं। खुद की ऐप भी है जिसका काफ़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं ये लोग। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट की अगर मैं बात करूँ, जो भाई साहब शुरू कर रहे हैं, अपने साउंड बॉक्स वगैरह टेक्स्ट वगैरह कर चुके हैं और बहुत जल्दी इसका डिप्लॉयमेंट भी शुरू हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें, और इनके पास खुद के कई सारे स्टोर्स हैं, चाहे वो आजियो के स्टोर्स हो, चाहे वो रिलायंस रिटेल के स्टोर्स हो, चाहे वो जियो मार्ट के स्टोर्स हो। तो काफ़ी बड़े पैमाने पर इनके पास रिसोर्सेज है जिसका इस्तेमाल डेफिनेटली बड़े पैमाने पर होने वाला है, लेकिन टाइम लगेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो बड़ा इवेंट है इन सारी चीज़ों के लिए, लॉन्चिंग वगैरह के लिए, वो होने वाला है आईपीएल के दौरान, क्योंकि आईपीएल का जो स्ट्रीमिंग राइट्स है वो जियो सिनेमा के पास है। तो जाहिर सी बात है कि जो मार्केटिंग कैंपेन्स होंगे इनकी जो अलग अलग प्रोडक्ट को लेकर, चाहे वो डिजिटल पेमेंट्स को हो, इंश्योरेंस को हो, असेट मैनेजमेंट को हो, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में भी एंट्री हो रही है एसबीआई के साथ मिलकर। तो ये मुझे लगता है कि कुछ कुछ मार्केटिंग कैंपेन्स जो है वो आपको अगले साल आईपीएल में देखने को भी मिलेंगे। तो रिलायंस को, खास करके जियो की मैं बात करूँ तो इनको स्टेबिलिटी चाहिए, प्राइस कंट्रोल रहे एटलीस्ट 3-4 महीनों तक। अगर वो कंट्रोल में रह गया तो उसके बाद का जो टाइम होगा, जब दिसंबर के तो चलो उतने अच्छे नंबर्स मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मार्च के जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे अप्रैल में, ठीक है, इसके अलावा मई महीने में जब आईपीएल्स आएगा तो वहाँ पर कई सारे बड़े पैमाने पर मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च होंगे। इसके अलावा कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट रेवेन्यू वापस से शुरू करेंगे तो अलग अलग इंडाइसिस में एंट्री को लेकर खबरें आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी नहीं होने वाली। अभी आपको ये कहीं पर भी खबर में नज़र नहीं आने वाला है, याद रख लीजिए, कहीं पर भी खबर नहीं आने वाला है, नज़र नहीं आने वाला है ये। लेकिन इसकी जो एक्चुअल चीज़ें आपको पता चलेगी वो 3-4 महीने बाद से आपको यहाँ पर बार बार एक के बाद एक खबर देखने को मिलेगी। रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग भी होगी, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी अनाउंसमेंट्स देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं इतना ही कहूँगा कि 200 से लेकर 250 के बीच में ये अभी 3-4 महीने तक भटकने वाला है। उसके बाद ये मूव दिखाना शुरू करेगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन पेशेंस रखिएगा, ठीक है। जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स गलती से भी मत खरीद लेना। धीरे धीरे हर 5%, 7%, 8% के डिक्लाइन पर एवरेज करने के मौके ही ढूंढने चाहिए। और अभी भी 2-3 महीने तक मूव्स उतने बड़े यहाँ पर बनेंगे नहीं। जो बढ़िया मूव्स आएंगे यहाँ पर वो फरवरी और मार्च के बाद, यहाँ पर फरवरी के मार्च आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मार्च तक आपको देखने को मिलेंगे। तो पेशेंस हो अगर आप में है तो ही निवेश करिएगा, यही मैं कहना चाहूँगा। कंपनी खराब नहीं है, वैल्यूएशन को लेकर हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो बिजनेसेस हैं इनके वो काफ़ी बेहतर बिजनेस है और रिलायंस के पास अच्छा खासा डेटाबेस भी है।
जिसका वो काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चाहे अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।